हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 3 फरवरी तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखेंगे। पहला है, गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है, उसका नाम है गुनरी इनलैंड मैंग्रोव वन। तो गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी जो धरोहर स्थल है वो है ये। वेटलैंड वाला नहीं है, ये क्या है, बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है। तो ये देखा तो कहाँ पे है ये, गुनरी इनलैंड है। तो गुजरात का गुनरी इनलैंड जो कच्छ में है, कहाँ, कच्छ में है। तो विश्व धरोहर में ये पहुंच गया है। तो इसमें देखें, ये समुद्र से 45 किलोमीटर दूर है। और ये चूंकि जैव विविधता स्थल है और आइलैंड कक्ष के वाले एरिया में है, तो ये कैसा है, मैंग्रोव का प्राकृतिक विकास हुआ, यहाँ हुआ है। तो ये देखा हमने। उसके बाद अगला है, भारत में होगी ब्रिक्स युवा परिषद की उद्यमिता बैठक। तो ब्रिक्स जो है, उनके ब्रिक्स की जो युवा परिषद है उसकी बैठक कहाँ होनी है, भारत में होनी है। मार्च में 3 से 7 मार्च के बीच में ये भारत में होनी है। तो युवा वाला है ये, पूरे ब्रिक्स का नहीं है, युवा परिषद है। तो ये देखा हमने। इसकी थीम होगी युवा उद्यमी। उद्यमी का मतलब क्या हो गया, जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उद्यमी वाले। तो युवा उद्यमिता के लिए सतत विकास। तो ये देखा हमने। उसके बाद है, भारत में नए जो रामसर स्थान हो गए हैं 4, उससे जुड़ के अब कितने हो गए हैं टोटल, भारत में 89 हो गए हैं। तो ये हमने सुबह की वीडियो में भी देखा था। तो इसमें हम रिवाइज करते हैं। झारखंड का उधवा है और ये झारखंड का पहला भी है। तो झारखंड का उधवा और सिक्किम का है खेचियो पलरी। तो खेचियो पलरी करके सिक्किम का, और उधवा, ये दोनों हो गए पहले पहले दोनों राज्यों के अपने पहले। उसके बाद तमिलनाडु में पहले से ही 18 थे। अब तमिलनाडु में संख्या हो गई है 20। तो दो कौन से हो गए, सक्राकोटई और उसके बाद है थेरगल करके है। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20 है। और उसके बाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 10। तो ये देखा हमने। भारत की बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है, भारत में। क्यों है भारत में रामसर स्थल एशिया में सबसे ज्यादा, तो भारत में इस वजह से है क्योंकि भारत में चारों तरफ से क्या है, तीन ओर से मतलब समुद्र से घिरा हुआ है। और जो स्थल होते हैं, कौन से स्थल, रामसर, वो वेटलैंड होते हैं। और भारत में मानसून भी अच्छा आता है। तो वेटलैंड आर्द्र भूमियां है वो भारत में कैसी हैं, ज्यादा हैं। तो एशिया में भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा। पर अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो ये कहाँ पे है, यूरोप में भी काफी ज्यादा है। और पूरे दुनिया में अगर देखें देश का, तो हमने सुबह पढ़ा था कौन सा, यूके, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा है। और फिर मैक्सिको में रामसर स्थल। उसके बाद है, नाइजर को लेकर है। तो नाइजर में एक बीमारी है, उसे खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश हो गया है। अब और भी देशों में खत्म हो रही है, पर बात है अफ्रीका का पहला देश बना है। बाकी मैक्सिको, नाइजर और कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सारे साउथ अमेरिका के देश थे। वहां पे भी मतलब ये कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, बीच में पड़ जाएगा मैक्सिको। तो अमेरिका के कुछ देश हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के, और अफ्रीका का पहला बन गया नाइजर। तो बीमारी खत्म की है, उसका नाम क्या है, ओंकोसेरकेसिस। तो ओंकोसेरकेसिस है। तो ये, या फिर इसे कभी कभी क्या कहते हैं, ओंक्लोसाइरियासिस। तो ओंक्लो भी कहते हैं, ओंक्लोसाइरियासिस है, ओंक्लो साइरियासिस, ये एक बीमारी है। या फिर सेरेसिस भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, ये नाइजर में बीमारी होती थी। और ये बीमारी ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे क्या होता है, नदी के पानी के होते हैं। तो इसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जहाँ नदी का पानी होता है वहां पे ये होता है। तो इसमें होता गया, रिवर ब्लाइंडनेस में मुख्य रूप से नदियों के किनारे जो लोग रह रहे होते हैं। अब नाइजर वाला ये एरिया है, तो नाइजर में जो मुख्य रूप से नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं, उनमें एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब क्या है, एक सूक्ष्म कीड़ा होगा। तो एक पैरासाइट होगा, एक कीड़ा होगा, उससे होता है। और ये कीड़ा जिसे कहते हैं क्या, काली मक्खी। तो ब्लैक फ्लाई, तो काली मक्खी जो यहाँ पे होती है, और वो काली मक्खी जो ब्लैक फ्लाई है उसके काटने से ही होता है। तो एक पैरासाइट से होता है, जिसे ना को फैलाता कौन है, मतलब पैरासाइट तो सूक्ष्म जीव है। अब वो सूक्ष्म जीव इस मक्खी पे बैठा होता है, इसका नाम क्या है, ब्लैक फ्लाई। और ये ब्लैक फ्लाई जहां जहां उड़ के जाएगी, वो पैरासाइट वहां पहुंचेगा और फैला देता है। अब इससे होता क्या है, पैरासाइट एक तो क्या होता है, खून में घुस जाता है, मतलब ब्लड में चला जाएगा, और उसके बाद आंखों में पहुंचता है। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा अंधापन ही हो जाता है। और ये दुनिया में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक है। तो ये काफी बीमारी है। तो नदियों के किनारे अगर पूछा जाएगा, और इसका नाम क्या है, ओंको सेर केसेस करके अगर पूछा जाएगा, तो ये है।
उसके बाद देखें अगला नाइजर, नाइजर के बारे में देश और नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया ये वाला है जो देश जो कहाँ पे लगा है, गिनी की खाड़ी से नीचे की तरफ। पर जो नाइजर की अभी हम बात कर रहे हैं वो एक लैंड लॉक है, ये रहा। अब नाइजर और यहीं से कौन सी रेखा निकल रही है, ये वाली ऊपर की तरफ कर्क रेखा निकल रही है इसके ठीक ऊपर से। तो ये वाला एरिया है। तो नाइजर लैंड लॉक है। और जो नाइजर एक नदी बहती है वो ये है नदी, वो नाइजीरिया, नाइजर, माली, गिनी, इन सारे देशों से होकर बहती है। नाइजर नदी को तेल नदी वाला कहते हैं। तो नाइजर ऊपर रहेगा जो लैंडलॉक है, और नाइजीरिया नीचे की तरफ रहेगा जो गिनी की खाड़ी से सीमा बनाता है। और ये कर्क रेखा के ठीक पास में ही स्थित है नाइजर वाला एरिया। तो ये भी हमने देखा। उसके बाद है राजस्थान के एक टीचर हैं, उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज का लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में पहुंचे। तो इनका नाम है, राजस्थान के हैं ये, मोहम्मद इमरान खान। तो मोहम्मद इमरान खान ये है ना, पहले भी मतलब प्रधानमंत्री हों अपने, कई सारे मंत्री वगैरह के द्वारा इन्हें पहले से अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये काफी मतलब संस्कृत माध्यमिक एक विश्वविद्यालय अलवर में, वहां पे ये पढ़ाते हैं। तो ये राजस्थान के मोहम्मद इमरान खान है, ग्लोबल टीचर प्राइज इन्हें मिला हुआ है। अगला देखते हैं, इंडिया रेनेसेंस द मोदी डेकेड पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके संपादक हैं ऐश्वर्य पंडित। तो इंडिया रेनेसेंस द मोदी डेकेड, तो मोदी डेकेड करके ये ऐश्वर्य पंडित का आ जाएगा, ये मतलब किसने लिखी है तो ये आ जाता है। उसका सुनीता विलियम जो फंसी हुई है अभी जो स्पेस स्टेशन है उसमें पिछले साल से, तो उन्होंने अभी 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं वो। तो 9 स्पेस वॉक, सबसे ज्यादा स्पेस वॉक कर ली है उन्होंने, प्लस घंटे के हिसाब से भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ी है। तो सुनीता विलियम ने टोटल मतलब 62 घंटे 6 मिनट का कुल स्पेस वॉक के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। मतलब 9 बार में 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक किया। मतलब स्पेस में क्या है, स्पेस वॉक में कि जो ये स्पेस स्टेशन है उससे बाहर निकल के ऐसे करके ये बाहर निकल के आते हैं। तो ये भी देखा हमने, तो सुनीता विलियम ने किया। उसके बाद खेलो इंडिया के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं। तो मणिपुर की विद्या रानी है देवी, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। तो स्वर्ण पदक जो मणिपुर की विद्या रानी ने जीता है वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम का, तो यही आ सकता है कि वेट लिफ्टिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता और रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है विद्या रानी। उसके बाद है उच्चतम पैसेंजर लोड फैक्टर में भारत विमानन क्षेत्र में अव्वल है। अब हम अगर देखते हैं तो देखते हैं कि यूएसए में ज्यादातर लोग जैसे अपने यहाँ ट्रेन वगैरह से सफर करते हैं, रोड से सफर करते हैं। पर अमेरिका वगैरह में लोग कहाँ से ज्यादा सफर करते हैं, एयरप्लेन से सफर करते हैं। अब बात करें भारत की, तो भारत में उड़ान चलाता है उड़े देश का आम नागरिक, जिसका काम क्या था, इस योजना की सस्ती दरों पे क्या है, योजना को मतलब सस्ती दरों पे जो टिकट है उन्हें मुहैया कराना, किसकी, एयरप्लेन की। अब इस वजह से, और साथ में भारत में क्या हुआ है, ज्यादातर छोटे छोटे एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो इस वजह से भारत में अब पैसेंजर लोड, क्योंकि हमारी जनसंख्या तो बहुत है ना, तो हम फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। तो ये आ गया है, मतलब इसमें पैसेंजर लोड फैक्टर में भारत घरेलू विमानन क्षेत्र है वो सबसे टॉप पे है। तो 86.4% है, मतलब हमारे पैसेंजर का लोड। उसके बाद अमेरिका है दूसरे नंबर पे लोड पे, फिर चाइना है। तो भारत में 16 करोड़ यात्रियों ने घरेलू सफर किया था, मतलब ये देश के अंदर की सफर है। तो पैसेंजर लोड फैक्टर 2024 में घरेलू विमान, मतलब घरेलू विमान में हम टॉप पे हैं, अमेरिका से भी हम आगे निकल आए, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है ना इस वजह से। तो ये देखा हमने। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में 1 से 7 फरवरी, 1 से 7 फरवरी मतलब अभी मनाया चल ही रहा है इस टाइम। तो 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है एक सप्ताह, उसका नाम है वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह। क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, तो गर्मी आने वाली है तो गर्मी से पहले ही तैयारी करनी है किसकी, कि वन में अग्नि ना लगे। तो फरवरी से ही अब स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट हो रहा है 1 से 7 फरवरी के बीच में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, तक तो सारी तैयारियां का मुआयना लिया जाएगा, ये सारी चीज। उसके बाद है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस है। अब तटरक्षक बल का मतलब क्या हुआ, कि भारत के कोस्ट लाइन पे काफी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि इधर श्रीलंका है तो इस वाले कोस्ट पे पेट्रोलिंग होती रहती, बाकी इधर पाकिस्तान की तरफ वाला एरिया तो पूरा पूरा ये एरिया है ये। तो यहाँ पे तटरक्षक एक होते हैं, तो तटरक्षकों का 49वां दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। तो ये है तटरक्षक के लिए। उसके बाद है यहाँ पे गणतंत्र दिवस पे तटरक्षक सम्मान भी दिए गए हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है खादी एक्सपो। अब ऐसे क्वेश्चन काफी पीसीएस वगैरह में आते हैं कि खादी एक्सपो कहाँ हुआ है, और चूंकि यूपी में एक हुआ है लखनऊ में, तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो खादी एक्सपो कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है 2025 का। और ये अभी है 15 दिन के लिए, मतलब फरवरी के बीच में। तो फरवरी 10 फरवरी के आसपास वाले एरिया में। तो कहाँ पे, खादी एक्सपो लखनऊ में है, मेन बात है। अब दिल्ली में नहीं है।
और ऐसे कुछ आ जाते हैं ना ऑप्शन में, तो दिल्ली कौन करेगा? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग करेगा। उद्देश्य क्या होगा? बिचौलियों की भूमिका को कम करना, सीधे जो बुनकर हैं उन्हें सीधे जोड़ देना है खादी वालों को ग्राहकों से। तो ये है खादी एक्सपो, कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है बीसीसीआई के अवार्ड दिए गए हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है, और पॉली उमरीगर एक अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह को, और महिलाओं में स्मृति मंदाना को मिला है। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार है वो बुमराह और स्मृति मंदाना को है, लाइफ टाइम वाला है सचिन तेंदुलकर को। तो ये देखा। उसके बाद है आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें कुछ डाटा है, तो वो हम अलग से भी देखेंगे। इसमें देखते हैं जीडीपी वृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान है। जीडीपी वृद्धि जो है 6.4 रहने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष में। तो यही बस है कि कितना रहने का अनुमान है, उसका डिटेल में इसे हम अलग से देखेंगे। अगला है भारतीय रेलवे का स्वरेल सुपर ऐप। जैसे रेलवे के लिए हमारे ऐप होती हैं, अभी जो रेलवे की रिजर्वेशन हम लोग करते हैं तो उसके लिए रेलवे का अलग से ऐप चलता है जो IRCTC रेल कनेक्ट करके आता है। अब क्या होगा, एक और लॉन्च कर दिया है रेलवे ने ऐप, जिसका नाम क्या है? स्वरेल। तो स्वरेल है, तो खुद का रेल ऐसे याद कर लेना, स्वरेल है ये ऐप है। तो स्वरेल, इसमें क्या होगा, बीट इसका संस्करण भी आया है यूजर्स अनुभव बेहतर बनाने के लिए, मतलब थोड़ा आसान, क्योंकि नॉर्मल वाला वो हमेशा क्या रहता है, सर्वर डाउन रहता है। तो सिंगल साइट ऑन, मतलब सभी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी। टिकट हो, PNR हो, ट्रेन स्टेशन जो स्टेटस हो, भोजन ऑर्डर हो, सारी चीजें एक ही ऐप पे मिल जाएंगी। तो स्वरेल पूछ ले सकता है ये वाला। अगला है विश्व पुस्तक मेला। अभी कौन सा देखा था हमने? खादी वाला। अब ये है पुस्तक मेला, और विश्व का पुस्तक मेला। अब मान लो विश्व का पुस्तक मेला लखनऊ में लगता, तो विश्व के लोग तो कम ही आ पाते, ऐसे याद कर सकते थे। दिल्ली में तो पूरे दुनिया के लोग रहते हैं, तो ऐसे याद कर लें कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो ये है नई दिल्ली में। थीम क्या थी? हम भारत के लोग, जो हमारी प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का ये हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, तो थीम है हम भारत के लोग। और फोकस कंट्री इंपोर्टेंट है, फोकस कंट्री रसिया है इस बार। और तिथि अभी फरवरी में चल ही रहा है, ये अग्नि वाला भी चल रहा है और ये भी है। तो फोकस कंट्री कौन सा है? रूस है इस बार फोकस कंट्री, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है कर्नाटक में गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू है। अब जैसे यूरोप वगैरह के जो देश हैं, उन यूरोपीय देशों में क्या होता है? यूथनेशिया लागू होता है। अब यूथनेशिया क्या होता है? तो यूथनेशिया का मतलब होता है कि इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु जो होती है वो यूरोपीय देशों के कुछ, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में कुछ है कि व्यक्ति अगर चाहे तो नॉर्मली वो क्या कर सकता है? मृत्यु मतलब कर सकता है, अपने आप को मार सकता है। पर कैसे? मतलब उपकरण की वजह से, एक पूरी प्रोसेस होती है वहां पे, उस वजह से। अब क्या हुआ है, वो तो यूथनेशिया एक नॉर्मल हो गया, पर यूथनेशिया दो प्रकार की होती है अगर भारत के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। तो एक होती है एक्टिव यूथनेशिया, और एक होती है पैसिव यूथनेशिया, जो आर्टिकल 21 में दोनों का, मतलब आर्टिकल 21 से जोड़ के ये चर्चा में रहता है कि जीवन का अधिकार है पर मृत्यु का अधिकार तो नहीं है आर्टिकल 21 में। तो उसी से संबंध में ये चर्चा में रहा है आर्टिकल 21 वाला, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। अब एक्टिव का मतलब क्या है कि एक्टिव है व्यक्ति, अभी एक्टिव है, तो जब दवा और इंजेक्शन से जानबूझकर मृत्यु है, अभी व्यक्ति तो एक्टिव है और जानबूझकर वो मर जाता है, तो ये क्या होता है? एक्टिव यूथनेशिया। यूरोप में ये भी कुछ देशों में लागू है, मतलब चाहे अगर व्यक्ति, तो उनसे पूछा जाता है हालांकि, तो ये पर अपने यहाँ एक्टिव वाला तो है नहीं, मतलब चाह के व्यक्ति सही सलामत है व्यक्ति, कैसा है? स्वस्थ व्यक्ति है और वो चाहे व्यक्ति की मृत्यु, तो इसे कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। तो पैसिव यूथनेशिया का मतलब है जब व्यक्ति के जो जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर वेंटिलेटर हुआ या दवा हुई, ये हटा दिया जाता है। वो व्यक्ति मतलब मर सा ही है पूरे मृत्यु के कगार पे, बस उसे वेंटिलेटर पे जिंदा है और दवा पे, अगर वो हटा दिया जाए तो ये प्राकृतिक मृत्यु से मर जाएगा, मारा नहीं जा रहा, वो प्राकृतिक मृत्यु से मर रहा है। तो ये आर्टिकल 21 में भी कुछ अपवादों के साथ ये लागू है कि पैसिव यूथनेशिया हो सकता है अगर व्यक्ति कैसा हो, ज्यादा मतलब ज्यादा उसकी स्थिति खराब हो, तो ये। अब कर्नाटक ने इसी पैसिव यूथनेशिया को कह दिया है कि वो लागू है, तो कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्यों? अगर गंभीर लाइलाज बीमारी से कोई पीड़ित है तो इलाज बंद किया जा सकता है उसका, मतलब अगर वो व्यक्ति नहीं सही हो सकता है और 100% कन्फर्म हो और स्वास्थ्य अधिकारी इसका प्रमाण कर दे, कौन? स्वास्थ्य अधिकारी प्रमाण कर दे, तो ये हो जाएगा। जीवन रक्षक उपकरण जारी रखने या न रखने का फैसला मरीज कर सकता है, अगर वो जैसे बिल्कुल स्थिति खराब है, गंभीर है। तो हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल 21 याद किया है।
तो अगर पूछ ले तो आर्टिकल 21 में क्या यूथनेशिया से संबंधित टॉपिक है? बिल्कुल है, पर कौन सा यूथनेशिया की मांग है? पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव भारत में लागू नहीं है, मतलब इच्छा मृत्यु नॉर्मल वाली नहीं हो सकती, पैसिव हो सकती है। पैसिव में क्या होता है कि वेंटिलेटर और दवा को हटा दिया जाएगा, बाकी सेम चीजें रहेंगी, वो नॉर्मल मरेगा। तो 2018 में ये दिया गया था भारत में। निष्क्रिय यूथनेशिया है वो कानूनी रूप से अनुमति है, तो अगर लिखना हो या बताना हो 2018 से ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैसिव यूथनेशिया लागू है, पर सक्रिय यूथनेशिया को अवैध कर दिया गया है। पर कहाँ पे ये लागू है? जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, इन देशों में ये कानूनी तौर पर ये लागू होता है। तो ये देखा, तो यूथनेशिया में क्या हुआ, दर्द अगर असहनीय है तो ये विकल्प हो जाता है। उसके बाद है ट्रम्प तो कई देशों पर रोक लगा ही रहे हैं, मतलब टैक्स टैरिफ लगा रहे हैं ज्यादा, ऐसे चाइना का माल अमेरिका ना पाए। उसके बाद क्या है, मैक्सिको और कनाडा, तो इन देशों पे उन्होंने टैरिफ लगाए। कनाडा और मैक्सिको से अभी चल ही रहा है थोड़ा तनातनी यूएसए की। तो ये देखा, तो चाइना को ट्रम्प क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाइना का माल पूरे दुनिया में जाता है। तो ये सब टैरिफ लगाए जाएंगे, टैरिफ से क्या होगा, वो चीज़ महंगी हो जाएगी। ऐसे समझो कि अगर चाइना कोई चीज़ भेजेगा 10 रुपए की और वो अमेरिका में आनी है, वो अमेरिका, अब अमेरिका उस पर टैरिफ लगा देगा, 10 की 20 में मिलेगी। तो 10 की 20 में अगर चीज़ मिलेगी तो कोई क्यों खरीदेगा ये चीज़? तो ये टैरिफ हो जाएंगे। तो क्या करा है, कनाडा और मैक्सिको से अगर कोई चीज़ मंगाई जाएगी तो 25% एक्स्ट्रा हो जाएगा टैरिफ, और चाइना से 10% लगेगा। उद्देश्य क्या है, अवैध इमिग्रेशन, तस्करी और ये सारी जो ड्रग वगैरह होती है उन्हें रोकना है। उसके बाद है नोएडा, मतलब शिक्षा के लिए एक उभरता हब है, इसके लिए भी चर्चा में रह रहा था उत्तर प्रदेश की। 71 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, और पीएम ऊषा योजना है, उसके तहत भी देश में सर्वाधिक योग अनुदान जो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को मिलता है। अब है नोएडा के बारे में चर्चा क्या है कि नोएडा में भारत का पहला ऑफ कैंपस विश्वविद्यालय खुल रहा है। तो कैंपस नहीं है, ऑफ कैंपस विश्वविद्यालय खुल रहा है। तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है एक नॉर्मल में कि कहाँ पे खुल रहा है, पीसीएस में आ सकता है ये, कहाँ पे भारत का पहला ऑफ कैंपस विश्वविद्यालय खुल रहा है? तो नोएडा में खुल रहा है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका निधन हो गया, इनका नाम है नवीन चावला। तो नवीन चावला का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ऐसे पूछा है, तो क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये है। उसके बाद है बीसीसीआई का, अभी देखा था अवार्ड मिले, तो उसी अवार्ड में सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू अवार्ड लाइफ टाइम वाला देखा, और बुमराह को पॉली उमरीगर वाला, और स्मृति मंदाना को था। तो ये होगा। उसके बाद है ऊर्जा का बजट क्षेत्र में, मतलब ऊर्जा क्षेत्र में बजट का क्या आया है, तो 48,000 करोड़, 48,396,000 करोड़ जो है वो क्या दिया गया, ऊर्जा क्षेत्र में दिया गया, जो पिछले वर्ष से 30% अधिक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊर्जा क्षेत्र में दिया है मतलब 48,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा मिशन, तो इसी बजट में क्या किया, परमाणु ऊर्जा मिशन किया है कि 2047 तक हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादित करेगा भारत। उसके लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं। तो कितना है, 100 गीगावाट करना है, तो 100 गीगावाट करना है कब तक, 2047 तक। या काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे पूछ लेगा 2030 तक है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर लक्ष्य हैं 500 गीगावाट के पूरा रिन्यूएबल के, वो कब तक है, 2030 तक है। पर ये 100 केवल अकेला है परमाणु ऊर्जा से, और परमाणु ऊर्जा भारत में पॉइंट में है, मतलब बहुत कम है, सबसे कम है। तो परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट मतलब बहुत बड़ी बात है, और ये 2047 तक करना है। 2,000 करोड़ रुपए भी, 20,000 करोड़ दिए गए हैं इसके लिए। तो ये। उसके बाद है गांधी जी ने हिंदू स्वराज लिखी थी, तो गांधी जी एक बार यात्रा कर रहे थे यूरोप की तरफ और इधर, तो जहाज में बैठे हुआ करते थे, अफ्रीका से जा रहे थे। तो हुआ क्या करता था, गांधी जी ने उस यात्रा के दौरान शिप में एक बुक लिखी थी हिंदू स्वराज, और ये प्रश्न उत्तर के, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, पहले क्वेश्चन पूछेंगे फिर आंसर देंगे खुद ही। तो इस फॉर्म में थी। तो अभी क्या हुआ, गांधी जी की हिंदू स्वराज पर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी गई है, राजेश तलवार ने लिखी है। तो 1910 में ये प्रतिबंधित कर दी गई थी अंग्रेजों ने, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की बुराई करी गई थी गांधी जी के द्वारा। जो हिंदू स्वराज है उसमें अंग्रेजों को कहा गया था, मतलब कि अंग्रेज शासन करते, उपनिवेश बनाते, तो काफी अंग्रेजों को क्रिटिसाइज किया गया था। तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में तो नॉर्मल हो ही गई थी। अब क्या हुआ, राजेश तलवार ने लिखी है द महात्मा इज मैनिफेस्टो करके, द महात्माज मैनिफेस्टो। तो अगर पूछ ले द महात्माज मैनिफेस्टो वो क्या है, तो हिंद स्वराज की एक आलोचनात्मक पुस्तक है, किसने लिखी है, राजेश तलवार ने। तो गांधी जी के आलोचनात्मक है द महात्माज मैनिफेस्टो, राजेश तलवार का है। तो इन्हें तलवार लटकी हुई है, ऐसे याद कर ले।
उसके बाद है तेजस, नाम ही है तेजस, अपना एक एयरप्लेन भी तो है, वो तेजस वाला चलता है वो सेना का। तो तेजस सिरसे हैं ये, सबसे 60 मीटर हाइडल्स, जो ऐसी वाली रेस होती है हाइडल लगे होते हैं, इसमें रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, तेजस अपना जहाज भी सबसे तेज है, और ये तेजस ने रिकॉर्ड बनाए 7.64 सेकंड में, समय में 60 मीटर हर्डल्स को पार किया है। तो ये आ जाएगा इसमें। और ये कहाँ पे प्रतियोगिता, फ्रांस में थी, वहां पे इन्होंने ये उपलब्धि करी है, तो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मिला है। तो ये भारत का मतलब राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया, बाकी इन्हें फ्रांस में सिल्वर मिला था। तो ये है। उसके बाद डीआरडी, इन्होंने डीआरडीओ जो है वो रक्षा के लिए हथियार बनाता रहता है, तो उसने वी शॉट्स करके है, ऐसे याद कर लेना, वी और SHORAD, वी शॉट। तो ये करके मिसाइल है सिस्टम, ये लॉन्च किया है, इसका परीक्षण किया, पहले भी हो चुका था। अब डीआरडीओ कुछ भी करता है परीक्षण, वो कहाँ से करेगा, हमेशा चांदीपुर उड़ीसा से ही करता है, क्योंकि डीआरडीओ का जो प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब परीक्षण केंद्र, वो कहाँ है, चांदीपुर में। पर जब कभी इसरो का आता है, तो इसरो कहाँ करता है, अपना श्रीहरिकोटा वाले में। तो ये याद रखना। तो इसका इस मतलब डीआरडीओ को 20 रॉड करके है, ये क्या है, ड्रोन और जो हवाई खतरे होंगे उनसे रक्षा करने के लिए ये बनाया गया है। उसके बाद डीप सीक है, तो डीप सीक चैट जीपीटी जेमिनाई की तरह आया है। इसे बनाया किसने है, तो 2023 में बनाया था लियांग बैन फेंग ने, अब फेमस हुआ है। तो लियांग बैन फेंग ने बनाया था, तो ये याद रखना है किसने बनाया था केवल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश लिथियम बैटरी। अब फोन जितने होते हैं, इन सब फोनों में क्या है जो यूज होता है, लिथियम बैटरी। तो लिथियम बैटरी रिसाइकल का केंद्र बनना है, कहाँ पे, नोएडा में बनना है। और नोएडा से संबंधित अभी हमने कौन सा करंट पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने यूनिवर्सिटी वाला, ऑफ 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 वाला था, जो यूनिवर्सिटी वाला, ऑफ सेंटर वाला। तो ये देखा था हमने। उसके बाद है ऑफ कैंपस वाला, अब है ये लिथियम बैटरी का रिसाइकल वाला होगा नोएडा में पहला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोएडा चूंकि वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, मतलब नोएडा में कंपनियां वगैरह हैं, तो लिथियम बैटरियों के लिए यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निवेश कर रहे हैं 40 करोड़ रुपए, वो किसने किया, लोहुम क्लीनेट कंपनी है, लोहुम क्लीनेट, जो लिथियम की रिसाइकल का केंद्र बनाया जाएगा, लोहुम करके। उसके बाद है अंडर 19, ये बड़ी खबर है, अंडर 19 जो विश्व कप होता है T20, भारत ने लगातार दूसरी बार जीता है। तो दक्षिण अफ्रीका को इस बार हराया है। तो अंडर 19 महिला जो T20 वर्ल्ड कप है, महिला वाला, ये भारत ने लगातार दूसरी बार जीता है। और इसका स्थान है, कहाँ पे हुआ था, कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो ये याद रखना। उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्या है, डाटा है, जो डाटा हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये वो होता है जैसे टॉप में कौन कौन सा राज्य में क्या हो रहा है। तो देखते हैं, चावल के शीर्ष उत्पादक अब हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं, अभी पिछले वर्ष से तो खैर सेम ही है। तो चावल का शीर्ष उत्पादक जो राज्य है, वो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो तेलंगाना टॉप पे है, कहाँ पे, ये तेलंगाना जो है दिख रहा है, तो ये तेलंगाना टॉप पे है चावल उत्पादन में। तो ये याद रखना पहली चीज। उसके बाद उत्तर प्रदेश तो है ही है, गंगा यमुना नदियों का एरिया है, तो यहाँ चावल ज्यादा होते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में गंगा, इधर ब्रह्मपुत्र, सारी नदियां बह रही हैं, तो गंगा में पानी की उपलब्धता ज्यादा है, मानसून भी अच्छा आता है, तो इस एरिया में चावल ज्यादा होंगे। तो तेलंगाना हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ, इनमें चावल है। गेहूं का देखें तो गेहूं कहाँ ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। तो गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में होता है। तो ये जो बेल्ट है, क्योंकि हरित क्रांति जो आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो गेहूं ही तो मेन था, उसके बाद चावल, तो गेहूं मेन हुआ करता था। तो गेहूं उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश और पंजाब वाला एरिया रहेगा। मक्का कहाँ होती है, तो कर्नाटक और बिहार और मध्य प्रदेश में होगा। तो कर्नाटक और बिहार, ऐसे समझो मक्का अटक जाएगी कर्नाटक में। तो अटक, कर्नाटक और बिहार है। कुल खाद्यान्न टोटल, ये तो सब अलग अलग है फसल, टोटल खाद्यान्न, सारी जो खाद्यान्न की फसलें होती हैं खाने वाली, उनमें टॉप पे उत्तर प्रदेश। अब ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा है, तो उनके लिए उत्पादन भी तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और मध्य प्रदेश में, और उसके बाद है पंजाब में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। उसके बाद तिलहन में देखें, जो तिलहन वाली फसलें होती हैं, जैसे सूरजमुखी और ये सारी, तो देखें मूंगफली वाला, मूंगफली भी तिलहन है। तो मूंगफली है, गुजरात में सबसे ज्यादा मतलब बड़ा मूंगफली उत्पादक है, और कुल भारत का लगभग 40% है, तो कोई टक्कर ही नहीं है। 40% मूंगफली कहाँ होती है, गुजरात में ही होती है। उसके बाद है जो रेप सीड होते हैं, मतलब सरसों जो है, वो राजस्थान के अनुकूल परिस्थिति है। तो राजस्थान में सर्वाधिक होती है सरसों। तो मूंगफली देखी, ये कहाँ होती थी मूंगफली, गुजरात वाले एरिया। सरसों कहाँ होती है ज्यादा, तो सरसों होती है राजस्थान वाले एरिया में ज्यादा। अब सोयाबीन देखते हैं, तो सोयाबीन कहाँ होता है, मध्य
प्रदेश वाले एरिया में तो एमपी में सोयाबीन होता है। उसके बाद सूरजमुखी, तो सूरजमुखी होता है कर्नाटक में। सोयाबीन तो हमेशा ही से होता है यहीं पे मध्य प्रदेश में। उसका सूरजमुखी, तो सूरजमुखी होता है कर्नाटक वाले एरिया में। तो ये देखा अभी हमने। उसके बाद समग्र तिलहन, मतलब तेल वाली सारी फसलें अगर देखें अगर एक तरीके से, तो सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। मतलब यूपी का स्थान टॉप में किसी में नहीं है, ना मूंगफली में, ना सरसों में, और ना सोयाबीन में, और ना सूरजमुखी में। तो यूपी टॉप पे नहीं है, जबकि हमारी जनसंख्या भी है, तेल का यूज भी करते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा थोड़ा। उत्तर प्रदेश टॉप 3 में नहीं है कभी तिलहन वाले में। तो राजस्थान टॉप पे रहेगा, क्योंकि राजस्थान में सरसों होती है, और भारत की सबसे प्रमुख तिलहन फसल क्या है, सरसों ही है। उसके बाद मध्य प्रदेश रहता है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन भी होता है, राजस्थान के पास भी है, तो दोनों चीजें होती। गुजरात में मूंगफली होती है, और वो भी 40%। तो तीसरे स्थान पे है गुजरात खाद्य तेल वाले में। उसके बाद और फसलें देखें जैसे गन्ना। अब गन्ना उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होता है, तो गन्ने का 45%, मतलब लगभग कह सकते हो आधा गन्ना भारत का उत्तर प्रदेश में ही उत्पादित होता है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रचुर मात्रा में अच्छी मिट्टी है, तो वहां होता है। कपास देखें ये, तो कपास होता है गुजरात में। अब कपास ऐसे ही याद कर लो कि लोथल वाला एरिया, धौलावीरा वाला एरिया, जो हड़प्पा सभ्यता का हुआ करते थे, वहाँ हड़प्पा वाले सभ्यता के जो स्थल में कपास का हमें अवशेष मिलते हैं, तो कपास गुजरात वाले एरिया ही है, वो धौलावीरा हड़प्पा वाले। तो ये है लोथल वगैरह के। तो कपास हमेशा से उसी एरिया में होता है, क्यों होता है, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी के कारण में ही कपास होता है। महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद है गुजरात के बाद, और तेलंगाना। उसके बाद जूट और मेस्ता। अब जूट कहाँ होता है, तो जूट होता है जहाँ नदियां होती हैं, नमी हो, बहुत सारा पानी हो। तो जूट होता है पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, और जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो। तो ये हमने से लेके 3 जो फरवरी है, 2-3 दिन का करंट देखा।